वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास के क्लास सेकेंड में हम लोग चलेंगे। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने देखे कि ग्लोब जो है, ये ग्लोब में हम लोग ने देखे कि ये जो रेखा बीचों बीच से गुजरी थी, इसको विषुवत रेखा बोलते थे। विषुवत रेखा, और इसके ये 0 डिग्री पर था। इसके ऊपर हम लोग देखें कि 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। इसके नीचे 23.5 डिग्री हम लोग ने देखे कि मकर रेखा। उसके बाद ऊपर हम लोगों ने देखे कि यहाँ 66 डिग्री, इसको आर्कटिक लाइन, या इसको 66.5 ये अंटार्कटिक लाइन या विड्थ हम लोग ने इस सारी रेखा को समझ चुके हैं। अब हम लोग को ये देखना है इसमें कि हम लोग ने पिछले क्लास में देखे थे कि अगर सूर्य का स्थिति यहाँ रहता है मकर रेखा पे, तो यहाँ पे 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर को यहाँ पे जो है दिन बड़ा हो जाता है। दिन बड़ा, रात छोटा। जब इससे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है तो 2 महीना विषुवत रेखा पर पहुंचने में 2 महीने के बाद पहुंचता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च में 21 मार्च को ये जो है कहाँ पहुंच जाती है? विषुवत रेखा पे। और उसके बाद फिर 2 महीना के बाद मार्च, अप्रैल, मई नहीं, फिर जून, 21 जून को फिर कहाँ पहुंच जाती है? कर्क रेखा पे। उसके बाद यहाँ पे जब सूर्य रहती है, तो यहाँ का दिन क्या हो जाता है? बड़ा। और रात क्या हो जाता है? छोटा। और जब यहाँ दिन बड़ा होता है तो यहाँ दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कितने तारीख को? तो यहाँ कितने तारीख को छोटा होगा? तो 21 है, ये 21 तारीख को, 21 जून को यहाँ पर दिन क्या होगा? दिन छोटा। और रात क्या होगा? रात बड़ा। और वही जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे रहता था तो क्या रहेगा? तो क्या होगा कि यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा? बड़ा, और रात छोटा होगा। तो ये जो मकर रेखा पे जाएंगे 22 तारीख को, ये कर्क रेखा पे 22 दिसंबर को सूर्य तो यहाँ रहता है, तो यहाँ दिन बड़ा हो रहा है, तो यहाँ दिन क्या होगा? यहाँ जब दिन बड़ा करेगा तो यहाँ दिन छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और रात बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग ने पिछले क्लास में ही देखे थे। और जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर आने के समय भी यहाँ पड़ता है, और जब इधर से जाती है तब भी यहाँ सूर्य पड़ती है, और जब इधर से फिर रिटर्निंग आती है तब भी यहाँ पर। यहाँ पर जब रिटर्निंग आता है तो 22/23 सितंबर को जो है यहाँ पे सूर्य जो है जाने के समय 21 मार्च को, और आने के समय 22 और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पे रहती है। इसी पूरे पृथ्वी पर 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। अब हम लोग यहाँ पे ये जो एरिया होता है विषुवत रेखा का, ये एरिया ये बहुत गर्म हो जाता है, और यहाँ अधिक गर्मी पाई जाती है। और ये जो 5 डिग्री ऊपर
और 5 डिग्री नीचे इस बेल्ट को डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम क्षेत्र। ये सब हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके हैं। महादेश के बारे में समझें और सागर के बारे में समझें। सबसे पहले कौन सा महादेश कहाँ है ये देख लेते हैं। ये पूरा वर्ल्ड मैप हो गया। उसके बाद यहाँ जो सबसे ये है ऊपर, यह उत्तर दिशा में, ये क्या है? उत्तर। यहाँ इक्वेटर लाइन से ऊपर क्या है? उत्तर, इधर दक्षिण। उसके बाद ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ये क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और ये क्या हो गया? ये एशिया, यहां तक एशिया। ये थोड़ा सा एरिया जो है ये यूरोप का है। क्या है? यूरोप। और ये क्या हो गया? एशिया। एशिया। ये जो थोड़ा सा एरिया जो रूस का ये जो एरिया है, यहाँ रूस है, और रूस का जो एरिया है ये थोड़ा सा ये यूरोप के एरिया में आ जाता है, इसीलिए इसको यूरेशिया भी, इस एरिया को यूरेशिया बोलते हैं। उसके बाद इंडिया एशिया में ही पड़ता है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है? अफ्रीका। एक और अब महादेश इधर न्यूजीलैंड की तरफ नवनिर्मित, मतलब कि आगे किया जाएगा। हम लोग महादेश के बारे में यदि समझ गए हैं तो अब हम लोग सागर के बारे में समझेंगे। ये दोनों साइड हमारा दिख रहा है, मुड़ करके ग्लोब देखते हैं तो मुड़ जाता है। ठीक, तो इधर भी प्रशांत, इधर भी प्रशांत और इधर भी प्रशांत, यानी कि इसको खाली पढ़ेंगे तो इधर भी शांत और इधर भी शांत, यानी कि सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। और उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है ये एटलांटिक महासागर है। एटलांटिक महासागर। अब ये एटलांटिक महासागर हो गया। ये जो ऊपर का एरिया है आर्कटिक महासागर, और ये जो नीचे का एरिया है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक का महासागर। तो हम लोग ये जो है हिंद महासागर, ये जो इंडिया के नीचे है हिंद महासागर। तो हम लोग मोटा मोटी अभी सागर कहाँ है और महादेश कहाँ है इसके बारे में समझ गए हैं। अगले क्लास में ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से चलेंगे। अभी एक चीज और इस क्लास में हम लोग देख लेंगे कि ये जो इक्वेटर लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो कुल देश की संख्या है वो भूमध्य रेखा से कुल 13 देश। ये जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह कितने महादेश से होकर गुजरती है, तो ये तो आप लोग अगर मैप अगर बढ़िया से देख लीजिएगा तो ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों से गुजरती है। यदि पूछ दे ये क्या है मकर, ये क्या है मकर, तो ये जो रेखा है ये कितने देश से गुजरी है और कौन कौन सा महादेश से गुजरी है, तो ये दक्षिणी अमेरिका से गुजरी है, अफ्रीका से गुजरी है और ऑस्ट्रेलिया से गुजरी है। और ये जो मकर रेखा है यह कुल 10 देशों से गुजरी है। कितने? 10 देशों से। और उसके बाद ये जो हम लोग का बीचों बीच से, इंडिया के बीचों बीच से गुजरी है, ये क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये जो है ये 23.5 डिग्री है, 0 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। ये जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरी है यह कुल 18 देशों से होकर गुजरी है। और कौन कौन सा महादेश से गुजरी है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो हम लोग
देख लिए कि विषुवत रेखा किस किस महादेश से गुजरी है, कर्क रेखा किस किस महादेश से गुजरी है, और मकर रेखा किस किस महादेश से गुजरी है। ये सारा अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके डिटेल। अब हम लोग पवन के बारे में, कहाँ से कौन सा पवन कहाँ से गुजरती है। ये हो गया यहाँ 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री, यहाँ से नीचे तक 10 डिग्री। फिर यहाँ पर आएंगे तो 30 डिग्री से 35 डिग्री, और फिर यहाँ आएंगे तो 60 से 65 डिग्री। फिर नीचे आते हैं तो 30 से 35 डिग्री, और फिर नीचे आते हैं तो 60 से 65 डिग्री। अब हमें ये देखना है यहाँ कि ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ से इसके बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरी है विषुवत रेखा, ठीक, इसके जो इस पे जो हवा चलेगी वह कैसी चलेगी, गर्म चलेगी। पेड़ पौधा क्या होगा, यहाँ अधिक होगा। पेड़ पौधा क्या होगा, पेड़ पौधा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी, और गर्म होकर के हवा ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठने के बाद ठंडी हवा वहाँ नीचे की ओर आएगी, जिसके कारण संवहन होगा, संवहन वहाँ पैदा होगा, और संवहन के कारण संवहनीय वर्षा होगी। असंवहनीय वर्षा अधिक वर्षा कराती है, और अधिक वर्षा और अधिक धूप के कारण यहाँ का पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और यहाँ वर्षा अधिक होगा, गर्मी भी अधिक पड़ेगी, गर्मी अधिक, गर्मी क्या अधिक होगी। उसके बाद वर्षा अधिक होगी, अधिक गर्म रहती है तो यहाँ निम्न दाब हो जाता है। क्या कौन सा क्षेत्र है, निम्न दाब बेल्ट। अब इसके ऊपर जब जाते हैं 30 से 35 डिग्री, तो ये उच्च दाब का बेल्ट है। उच्च दाब क्या है, उच्च दाब। फिर इसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पर निम्न दाब है, निम्न दाब। और जब यहां से नीचे भी आते हैं, ये तो निम्न दाब है, यहाँ उच्च दाब है। फिर यहां से जब हम नीचे आते हैं तो निम्न दाब है, और इधर भी उच्च दाब है, नॉर्थ पोल पे उच्च दाब, और साउथ पोल पर भी उच्च दाब है, उच्च दाब है। अब जो पवन चलती है नॉर्थ पोल के तरफ से, वह ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। जो भी पवनें चलेगी दाईं तरफ चलेगी, किधर चलेगी, दाहिने तरफ चलेगी। अब देखिए ये भी पवन हम ऐसे एक एरो बना देते हैं, यहाँ से ये और उसके बाद फिर बना देते हैं ये। मान लीजिए कि विषुवत रेखा है, कोई भी रेखा हम मान लीजिए कि ऐसे बनाना है। हमको याद करने का ट्रिक टाइप के इसको मान रहे हैं, ये याद करने का ट्रिक है। हम इस तरह से रोकिए, फिर इसको ऐसे कर ले आ रहे हैं, ऐसे के ले आ रहे हैं, सब आप समझ जाइएगा क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, आप सारा बात समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए हम इस तरह से कर दिए, इधर क्या है, इधर उच्च दाब था और इधर निम्न दाब है, और इधर भी क्या है, उच्च दाब। तो उच्च हमेशा हवा जो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो
तो जब ये उच्च दाब है तो हवा इधर चलेगी। ये निम्न दाब है। निम्न दाब मतलब कोई भी बरियार व्यक्ति हो और एक कमजोर व्यक्ति हो तो हमेशा कमजोर व्यक्ति को सताता है। तो इसलिए ये जो है निम्न दाब का वेल्ट है। तो ये उच्च दाब है तो इसको दबा रहा है। उसके बाद ये उच्च दाब है, ये निम्न दाब है तो इसको दबा देता है, ये इसको दबा देता है, इसको दबा देता है। ये उच्च दाब है तो ये भी इसको दोनों तरफ से इसको मार हो रहा है। फिर ये भी निम्न दाब है, दोनों तरफ ये मार कर रहा है, इधर आ रहा है। और फिर ये भी उच्च दाब है, ये भी इसको मार रहा है। अब समझ में आया कि पवन किधर से किधर की ओर चलती है। इधर जब भी साउथ पोल के तरफ रहेगा तो पवन बाईं ओर चलेगा, नॉर्थ पोल के तरफ रहेगा तो पवन दाईं ओर चलेगा। अब यहाँ एक 60 डिग्री, यहाँ पर एक 40 डिग्री है, यहाँ पर बीच में 50 डिग्री है। इधर पहले तो यहाँ जो पवनें चलती है इसको व्यापारिक पवनें बोलती है। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक फिर से हम ग्लोब बना देते हैं। ग्लोब बना दिए। अब ये विषुवत रेखा था, यहाँ जो ये इधर क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध आई दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध आई दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलेगी ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, यानी कि दाएं ओर। और जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी वह बाएं ओर चलेगी, ऐसे चलेगी, ये बाएं चलेगी। अब हमें ये देखना है कि एक कोरियोलिस बल्ब जो है वैज्ञानिक, जो फ्रांस का वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा वह दाईं ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर चलती है। और ये फेरल के दाब का प्रभाव। पवन जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक चीज इसमें आप देख लेना है कि जो हवा है वह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बहती है हवा। अब उसके बाद एक चीज आप इसमें देख लेना है कि जो सबसे अधिक जो है विषुवत रेखा पर ही पृथ्वी तेज घूमती है। उसके बाद पवन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन पवन? एक होता है स्थानीय पवन, इसी को कहते हैं पवन, इसी को कहते हैं प्रचलित पवन। स्थान पे है प्रचलित पवन। और एक होता है मौसमी पवन, मौसमी पवन। ये मौसमी पवन ऐसा है कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो न जाओगे। मतलब मौसम आएगा तभी जो है यह हवा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। उसके बाद ये जो स्थानीय पवन है इसमें कौन कौन है? एक ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन यानी कि दोनों ध्रुव की तरफ चलता है, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक। और एक होता है वह क्या होता है? पछुआ पवन, पछुआ पवन। और एक क्या होता है? व्यापारिक पवन। और मौसमी पवन तो जानते हैं इंडिया में जब मौसम का क्षेत्र इंडिया में जब मानसून आता है तो वर्षा होती है, वो सब मौसमी पवनें हो गई। ये एक कर देते हैं, दो कर देते हैं और तीन कर देते हैं। यहाँ जो पवन बहती है उसको व्यापारिक पवन कहते हैं। यहाँ जो पवन बहती है उसको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। और ध्रुवीय पवन इधर इधर बहती है। एक और पछुआ पवन जो बहती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 40 डिग्री, 40 डिग्री गरजता चालीसा, गरजता चालीसा,
और 50 डिग्री के पास प्रचंड 50, प्रचंड 50 और 60 डिग्री के पास चीखता 60। ये जो है कौन सी पवन है? ये बच्चों देख लेंगे कि हमारा भारत का स्थिति ग्लोब पर किधर पड़ता है। ये जो हो गया, ये विषुवत रेखा के ऊपर के एरिया को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के, इसके नीचे की एरिया को दक्षिणी गोलार्ध। अब हमें यह देखना है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यदि हम समझ गए तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए। अब देखते हैं कि एक इस तरह से बीचों बीच मान लीजिए कि 0 डिग्री पे हम खींचे हैं, ये 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री हो गया और यहाँ 0 डिग्री हो गया। अब देखना है कि इस ग्लोब पे इंडिया का स्थान कहाँ है। तो इंडिया का स्थान इस ग्लोब पे यहाँ है। मान लीजिए कि हम लोग इंडिया बना देते हैं। ये मान लीजिए कि मेरा इंडिया बन गया। अब देखिए विषुवत रेखा से जो इंडिया 0.4 है, कितना है? 8.4। और ये जो हमारा इससे भी नीचे है, ये 6.4 है। और हमारा जो इंडिया का ये विषुवत रेखा से जो दूरी है, इतना दूरी, इसको 6.4 बढ़ा हम लिख देते हैं 6.4। ये लेकिन यहाँ तक है, इससे नीचे है, इसको और ऊपर ही कर देते हैं। ये कर दिए इंडिया। अब यहाँ तक, इससे नीचे आ गया ये इंडिया। अब यहाँ तक 6.4 हो गया। और ये जो इतना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये जो है 876 किलोमीटर है। कोई भी पूछ दे कि विषुवत रेखा से इंडिया का दूरी कितना है, ये क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर। इधर साइड अरब सागर पड़ता है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। अब हमारा इंडिया, ये जो 0 डिग्री लंदन से गुजरी है हम मानक समय, अब यहाँ जो 0 डिग्री लंदन से होकर के गुजरी है, इससे इंडिया का समय देशांतर से क्या पता चलता है? समय का निर्धारण होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है इंडिया कितना आगे है? 5.5 घंटा। ये 5.5 घंटा इंडिया आगे है। अब हम देखते हैं, देखें कि भारत का स्थिति गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत का स्थिति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्लोब पर पृथ्वी का झुकाव क्या है। पृथ्वी का कितना डिग्री झुकी हुई है देखते हैं। ये जो है मान लीजिए पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। कैसे झुकी है? ऐसे। ये जो सीधी एक रेखा गई है, ठीक, 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ से जो एक कोण बनाती है ना, यही है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो क्षैतिज झुकाव है भारत का, झुकाव वह 23.5 डिग्री का है। और यही जो कह देगा कि पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर से कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 66.1/2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा।